नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी आपने काफ़ी लंबे समय से वीडियोस देखे होंगे वर्क परमिट के बारे में। ट्रिपल बी ओवरसीज़ पर सभी वीडियोस ऑलमोस्ट वर्क परमिट के ही होते हैं और बहुत ही कम वीडियो, एक या दो वीडियो हमने शेयर किए थे आपको स्टूडेंट वीज़ा के। दोस्तों, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कस्टमाइज सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। अभी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी आ रही थी जहाँ पर वीज़ा के जो रेशो की बात थी ना, वो ज़्यादा चाहिए था। मीन्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, 90%, 95%, 98%। तो उस केस में हमने वर्कआउट किया और आज जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमने स्टडी के लिए सेपरेट डिवीज़न तैयार किया MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से। MTM स्टडी अब्रॉड, जिसका खुद का सेपरेट यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पर MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से सर्च कर सकते हैं और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। और MTM स्टडी अब्रॉड के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी आपको लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा और फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा। दोस्तों, पॉइंट ये है कि जैसे यूरोप में जाने वाले लोगों की जो रुचि होती है, वो रुचि क्यों होती है? क्योंकि उनको लॉन्ग टाइम करियर बनाना होता है। अब जब हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो स्टडी वीज़ा के लिए कई लोग ये धारणा करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, 18, 19, 20 साल के, सिर्फ वही जा सकते हैं। दोस्तों, ये 100% सत्य नहीं है। सत्य है, ज़रूर सत्य है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ परसेंट सत्य ये भी है कि वो लोग भी जा सकते हैं जो थोड़े बड़े हो चुके हैं। उन्होंने पढ़ाई कुछ दिन पहले छोड़ी है, कुछ साल पहले छोड़ी है और एक प्रकार से पढ़ाई में गैप आ गया, स्टडी में गैप आ गया, वो लोग भी इसमें प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे होंगे। क्योंकि वर्क वीज़ा के लिए जो कोटा होता है या जो प्रोसेस होती है, उसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई कैंडिडेट्स के लिए फिट नहीं होती हैं, या फिर रेशो कम मिलता है, या फिर जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उनकी करियर प्लानिंग्स है उसके हिसाब से मैचिंग ना हो। सो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूरोप में शेंगन कंट्री के लिए स्टडी प्रोग्राम, जहां पर आपके क्राइटेरिया कुछ चेंजेस हैं। मीन्स जहां पर काफ़ी कैंडिडेट्स की क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। जो कॉमन प्रोसेस होती है, कॉमन प्रोसेस से हट के ये कस्टमाइज सर्विस प्रोसेस है। मैं इस कस्टमाइज में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें खास तौर से उन लोगों को ध्यान दिया गया है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और जो एक्चुअली एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ एज और स्टडी गैप की वजह से उनका प्रोसेस नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगा 100%। दोस्तों, प्रोग्राम कौन कौन से मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं हमारे पास जो अभी प्रोग्राम्स हैं वो शेंगन के लिए हैं। शेंगन कंट्रीज़ में कई कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कंट्री चॉइस तो नहीं बनती है, लेकिन ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं हमारे पास जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं स्टडी वीज़ा के लिए, वो नॉर्वे में स्टडी वीज़ा के लिए लटविया, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, हंगरी और भी कई देश हैं यूरोप के, शेंगन कंट्री के। मैं सिर्फ शेंगन एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं इन देशों के अलावा और भी देश हैं जहाँ पे उनका प्रोफाइल एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट शेंगन के लिए खास तौर से। दोस्तों, इसमें और भी चीज़ क्या है, जैसे हम चॉइस, कोई बोले मुझे लटविया ही जाना है या मुझे फिनलैंड ही जाना है, वो 100% कमिट नहीं हो सकता है। लेकिन यस, ये ऑप्शंस हैं। पहले फाइल जो पुट होगी उसके हिसाब से इसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये श्योरिटी है कि रेशो इसमें काफ़ी अच्छा होगा, वीज़ा का रेशो इसमें काफ़ी अच्छा होगा, नॉर्मल की तुलना में इसमें अच्छा रेशो होगा। क्योंकि जो फिटमेंट होगा हम उसके बेस पे ही आपका प्रोफाइल पुट करेंगे। अगर आपका शेंगन में जाने का इरादा है तो यहाँ पर जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, शेंगन की इन कंट्रीज़ में ये बजट कोर्सेज होते हैं। बजट कोर्सेज जब हम हायर स्टडी की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो 15-20 लाख या 25-30 लाख का इमेजिन होता है कि एक साल में इतना एक्सपेंस आएगा। ये एक्चुअली थोड़ा बेसिक उस पर है, मतलब 10 से 15 के बीच में ही आपका एक्सपेंस आने वाला है। और उसमें 1 ईयर स्टडी प्रोग्राम होगा और उसके जो फीचर्स होंगे वो सारे फीचर्स, सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। डिटेल इस प्रकार से है। दोस्तों, कोर्सेस रहेंगे, बैचलर्स कोर्सेस होंगे और मास्टर्स कोर्सेस होंगे। कोर्स के लिए काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, यहाँ पर सारे कोर्सेस शेयर करना संभव भी नहीं होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि कोर्सेज बैचलर्स होंगे
और मास्टर्स होंगे, लेकिन बैचलर्स की चॉइस कम लोगों को मिलेगी, क्योंकि जो लोग जिनकी एज कम होगी सिर्फ उनको ही बैचलर कोर्सेज की चॉइस मिल सकती है, बाकी सभी को मास्टर कोर्सेज के लिए चॉइस मिलेगी, पहली कंडीशन। दूसरी, इंग्लिश इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मीन्स इसमें क्राइटेरिया क्या है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्राइटेरिया में 3 चीज़ें बहुत खास हैं, जो कि एज लिमिट 18 साल से बड़े कोई भी हो और 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं 40 साल की बात करूं तो आप ये मान लो कि 39 ईयर तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो उस कंट्री में पहुंचेंगे वो 40 पार नहीं होना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद अगर वो 40 साल के होते हैं तो उसमें उनको कंसिडर मीन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल 39 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से बड़े होना चाहिए। 18 साल मतलब मीन्स जैसे आज की डेट से लेके और 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। मे भी हो सकता है कुछ लोग 10 दिन 15 दिन बाद अगर 18 साल के होने वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब इनटेक जैसे इसमें लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट से 1 दिन पहले भी अगर वो 18 ईयर कंप्लीट करते हैं ना तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों मीन्स इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ मेल ही जा सकते हैं, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्राइटेरिया सेम रहेगा। और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियसली इसमें इंग्लिश के ऊपर पूरा फोकस है, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए और साथ साथ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि जैसे IELTS है, डुओलिंगो है, वो टेस्ट आपको देने होंगे, उसमें भी सर्टेन नंबर आपको गेन करना होगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, कोई भी स्टेट हो, इसमें किसी भी स्टेट के लोगों को कोई पाबंदी नहीं, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी के वीज़ा का रेशो लगभग बराबर रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि किसी स्टेट के लिए वीज़ा का रेशो कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा, सभी के लिए वीज़ा का रेशो बराबर ही होगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर से जो लोग वेट कर रहे हैं और उनके लिए रिलेवेंट ऑफर नहीं आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छी हो सकती है। दोस्तों स्टडी गैप की बात करते हैं तो कॉमन देखते हैं, तो उसमें कॉमनली सिर्फ बैचलर्स के लिए 2 साल का स्टडी गैप होता है। जैसे मान लीजिए अभी 2023 है तो 2021 में जो पास आउट होगा सिर्फ वो ही आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर्स के लिए 7 साल मीन्स अभी 2023 है तो 2018 में पास आउट लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पर स्टडी गैप है वो लंबा हो तो भी हम उसमें उनको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट क्या होता है, जो स्टडी गैप होता है उसको जस्टिफाई करना होता है और जस्टिफाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, आपके प्रोफाइल को देखते हुए कहाँ पर बेस्ट हो सकता है वो जस्टिफाई किया जाएगा। और ये आपको डे 1 पे ही बता दिया जाएगा। जिस दिन आप ऑफिस आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कितने % पॉसिबिलिटी है, अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लगेगी तब भी आपका फाइल उस पार्टिकुलर कॉलेज में प्रोसेस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप को जस्टिफाई कैसे करना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हर कोई स्टूडेंट है, हर कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आती है या कोई सिर्फ 10th पास है या इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, 10th 12th किया है, ठीक है, और लेकिन लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ये सभी क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करते हैं वो लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्राइटेरिया को ध्यान में रखते ही आपको इंक्वायरीज करना है। और एक चीज़ है कि आप जो नंबर्स दिए जाएंगे सिर्फ उन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगे, और इसके बारे में कॉन्टैक्ट डिटेल लास्ट पेज में जरूर दी जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ MTM स्टडी अब्रॉड के कॉन्टैक्ट नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करना है। दोस्तों गैप के साथ साथ में इसमें लैंग्वेज टेस्ट में IELTS में 6.5 बैंड्स होना कंपलसरी है और 6.0 से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए। लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग किसी में भी नहीं होना चाहिए, 6.0 से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कॉलेजेस में IELTS अगर कंपलसरी नहीं है तो वहाँ पर डुओलिंगो एक टेस्ट होता है, वो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट होता है ना, उसी के हिसाब से अगर वो भी क्वालिफाई करते हैं तो भी एडमिशन हो सकता है। दोस्तों अभी जैसे जो भी कॉलेजेस हैं, सब कॉलेजेस के नियम, सब कंट्रीज के नियम अलग अलग होते हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पार्टिकुलर कंट्री, उस पार्टिकुलर कॉलेज, उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही लागू होंगे। अगर मैं बात करूं एकेडमिक की, तो एकेडमिक में 65% होना कंपलसरी है। 10th में 65%,
ट्वेल्थ में 65%, बैचलर्स में 65%। अब यहाँ पे अगर कोई बैचलर्स के लिए जाने वाला है तो उसका 10th और 12th में 65% होना ज़रूरी है। बैचलर्स किया नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर मास्टर्स के लिए जाने वाले हैं तो ऑब्वियसली बैचलर कंपलसरी होगा, उसमें भी 65% होना ज़रूरी है। दोस्तों वीज़ा सक्सेस रेशियो की बात करते हैं तो वीज़ा सक्सेस रेशियो हमारे पास जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उसमें से 90 से 98% वीज़ा सक्सेस रेशियो है। मीन्स एक प्रकार से हम 100% पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, वीज़ा की 100% पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए जाते हैं सभी कॉलेज की तरफ से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वीएफएस एम्बेसी के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि वीज़ा रिफ्यूज करे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो 100% वीज़ा पॉसिबिलिटी है, 100% वीज़ा पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी कम लगेगी तो हम पहले ही आपको बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में ये फैक्टर की वजह से पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अदरवाइज सभी डॉक्यूमेंट्स में क्राइटेरिया मैच होता है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जो हम गाइडलाइंस देते हैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से आप अगर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी 100% ही रहेगी वीज़ा की। दोस्तों यहाँ पर अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनी कंट्री रिफ्यूजल वीज़ा, जैसे मान लीजिए किसी को लटविया जाना है, ठीक है, और अगर उसने पोलैंड में अप्लाई किया या फिर उसने माल्टा में अप्लाई किया या पोर्चुगल में अप्लाई किया और वहाँ पर उनका वीज़ा रिफ्यूज हो गया, कौन सा, वर्क परमिट वीज़ा, ठीक है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, एलिजिबल है, सब कुछ है, लेकिन उनको तुरंत जाना था और तुरंत जाके काम करना था, वर्क वीज़ा पे ही जाना था, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज हुआ। तो ऐसे केस में वो लोग भी प्लान कर सकते हैं, सेम कंट्री का तो नहीं लेकिन दूसरी कंट्री का वीज़ा लग सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं जो ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं जिनका किसी भी कंट्री का वर्क परमिट वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ हो। दोस्तों पार्ट टाइम जॉब्स भी मिलती है। पार्ट टाइम जॉब्स जैसे आप पढ़ाई करते हैं उसमें आपको वीकली में सप्ताह में आपको 20 घंटे ऑफिशियली लीगल तरीके से काम करने को मिलेगा। मीन्स ऑफिशियली परमिटेड है कि 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। और वैकेशन के टाइम, जैसे छुट्टियों के टाइम, एग्ज़ाम हो गए, जैसे भी विंटर आता है, स्नोफॉल होता है, उस टाइम पे या फाइनल एग्जाम होने के बाद में आपको जो छुट्टी मिलती है, वैकेशन मिलता है, उस पीरियड में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 20 आवर्स की। तो 20 आवर्स ऑफिशियल टाइम है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा करना हो तो अनऑफिशियल वे में वो काम कर सकते हैं और उसकी पेमेंट उनको कैश में मिल सकती है। और 20 आवर्स में आप वो कैश में भी मिल सकती है और ऑनलाइन अकाउंट में भी मिल सकती है, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। लेकिन जो उससे ज़्यादा होगा वो अगर एम्प्लॉयर रेडी है, आपके लिए एग्री है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट आपको कैश में मिलेगी। इस प्रकार से जो लोग वहाँ पे काम करते हैं मंथली इनकम 500 से 600 यूरो कमा लेते हैं, जिससे पॉकेट मनी उनका निकल जाता है। और कुछ लोग मेहनती लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके 1000-1100 यूरो तक भी कमा सकते हैं, ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो और कितने एक्टिवली काम करते हो, प्रायोरिटी कितनी देते हो उसके हिसाब से। हर कॉलेज में एक सर्टेन % अटेंडेंस होती है, वो अटेंडेंस पूरी करने के बाद आप बाकी टाइम काम कर सकते हैं और उसमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कमा सकते हैं। दोस्तों अभी जो हमारे पास में इंटेक है वो सितंबर इंटेक के लिए है। सितंबर इंटेक 2023, जिसके लिए लास्ट डेट सबमिशन होगा 30 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में। मीन्स 30 अप्रैल, कुछ कॉलेज का ऐसा है कि 30 अप्रैल तक ही हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, कुछ का ऐसा है कि हम 5 मई तक कर सकते हैं और किसी का 10 मई तक है, किसी का 15 मई। 15 मई लास्ट डेट है। 15 मई के बाद हम किसी भी कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं सितंबर इंटेक के लिए। और उसके बाद जैसे सितंबर इंटेक की डेट निकल चुकी है तो हम फाइल एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे जैन इंटेक के लिए, जैन 2024 के लिए। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, सीट्स लिमिटेड होती हैं, किसी कॉलेज में 60, 100, 50 जो भी है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग सीट्स होती हैं। अब वो सीट्स में ग्लोबल कंट्री से, हर कंट्री से लोग आते हैं, दुनिया के सभी देशों से लोग आते हैं। डेवलप कंट्री है, सबकी ड्रीम कंट्री होती है, तो वहाँ पर सब देशों से लोग आते हैं। तो ये मान लीजिए कि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है एप्लीकेशंस का। तो यहाँ पर सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कॉलेज के सीट्स आज फुलफिल हो जाए तो ये आज ही इंटेक खत्म मान लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटेक जनवरी इंटेक के लिए हम प्लान करना होगा। जो लोग भी प्लान करने वाले हैं वो जैसे भी प्लान हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन जल्द से जल्द ऑफिस आए तो उतने ही प्रायोरिटी के साथ में उनको उनके पार्टिकुलर जो चॉइस है, जो इंटरेस्ट
इंटेक है उसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से जो भी इंटेक अवेलेबल होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। सितंबर इंटेक के लिए लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो एडमिशन्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीफो सिस्टम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें चॉइस हमारे हिसाब से नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो फीफो बेस पे ही एडमिशन्स होते हैं। फीफो बेस पे जो पहले आएगा उसका पहले हो जाएगा, जो बाद में आएगा ऑब्वियसली उसको बाद में होगा, या हो सकता है उस कॉलेज में ना हो, दूसरे कॉलेज में हो। अब बात करता हूँ रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट के सभी पेजेस की स्कैनिंग कॉपी चाहिए। अगर आपके पास में 2 पासपोर्ट हैं तो दोनों पासपोर्ट की सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी चाहिए। अगर आपके पास में 3 पासपोर्ट्स हैं तो तीनों पासपोर्ट के सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी कंट्री में अप्लाई किया तो वीज़ा स्टैंपिंग, अगर किसी कंट्री में अप्लाई किया था वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ तो रिफ्यूज्ड का स्टैंपिंग, वो सभी रिक्वायरमेंट रहेगी। आप सभी पेजेस की एक अच्छी क्वालिटी में HD में स्कैनिंग करके भेजेंगे, कलर स्कैनिंग कॉपी। इसके अलावा आपको सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स 10th 12th जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स दोनों सबमिट करने हैं। इसके अलावा आपको सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपने अगर 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल कहीं पर जॉब की है, उस पीरियड को जस्टिफाई करने के लिए उन सभी कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर वहाँ से कुछ एप्रिशिएशन लेटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। जो एक्स्ट्रा करिकुलम वाले अगर मिलते हैं, जैसे एप्रिशिएशन लेटर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अवार्ड मिलता है किसी को, परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को लेटर मिलता है, ये लेटर आपको डेफिनेटली प्लस पॉइंट दिलाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है ही, वो आपको एनीहाउ प्रोवाइड करना होगा। दोस्तों इसके अलावा पासपोर्ट साइज, जो अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, कलर फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपको पोस्ट कार्ड साइज 4x6 की एक प्रोफेशनल लुक में फ्रंट होना चाहिए, एक कलर फोटोग्राफ चाहिए जिसमें फेस फ्रंट में होना चाहिए, कोई चश्मा कोई ग्लासेस कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही आपको कैप लगाना है। सिंपल नॉर्मल तरीके से फ्रंट फेस के साथ में आपको एक 4x6 की फ़ोटो भेजना है। इसके अलावा आपको रिज्यूम वर्ड फॉर्म में बना के भेजना है। बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, वो कि तुरंत नहीं बाद में होगी, लेकिन आपको उसके लिए भी प्रोसीजर करनी होगी। PCC की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी बाद में होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसीजर करनी होगी। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ के लिए प्रोवाइड करना होगा, वो भी तुरंत नहीं देना होगा। जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाने वाला होगा उस टाइम तक आपके 6 मंथ होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोसेस कर सकते हैं। रेफरेंसेस, कुछ कॉलेजेस रेफरेंस मांगते हैं 2 या 3 लोगों का, जो रेपुटेड लोग होते हैं, किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई गजेटेड ऑफिसर्स हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, GM है, SM है, कोई भी हो, कुछ अच्छे रेपुटेड लोगों का 2 लोगों का रेफरेंस रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में होता है, और उनसे आपका क्या रिलेशन है वो भी रहेगा। तो रेफरेंस लेटर कैसे तैयार करना है वो हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, ये सभी सर्टिफिकेट जो अपोस्टल होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपोस्टल करके ही रखना होगा। अभी नहीं तो वीज़ा से पहले, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। कई कॉलेज से तो कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं रहता, तो वो हम आपको केस टू केस बताएंगे। लेकिन ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करना होगा, अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट को और मार्कशीट्स को, और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट को भी। और कभी कभी कुछ केस में ऐसा होता है, कोई मैरिड पर्सन होते हैं लेकिन पासपोर्ट में उनकी पत्नी का या स्पाउस का नाम नहीं होता है, ठीक है। अब स्पाउस का नाम नहीं है, उस केस में उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी अपोस्टल कराना होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपोस्टल नहीं कराएंगे तो ये मान लीजिए थोड़ा सा वेटेज कम रहता है, लेकिन अपोस्टल कराने से फाइल स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इस केस में जब उनका नाम पासपोर्ट पर नहीं है तो मेंशन करना ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे जब आप फाइल पुट करेंगे, तो कॉलेज से कंसल्ट करते हुए कहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो दोस्तों देखा आपने कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, जहाँ पर क्राइटेरिया नॉर्मल ही है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए होता ही है। तो यहाँ पर जो लोग भी यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो 40 साल से कम एज के हैं, वो लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं ऑफिस आने का, और जो भी गाइडेंस है उसके हिसाब से फॉलो करें और वीज़ा के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें रेशियो मैंने पहले ही बताया कि इसमें वीज़ा सक्सेस रेशियो 100% पॉसिबिलिटी के साथ में है। तो बाकी चीज़ों के लिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपको ऑब्वियसली हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होगा, और टाइम को ध्यान रखना होगा, जो टाइम शेड्यूल होगा उसको डेफिनेटली आपको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर प्रोसीजर कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उस दिन मीन्स जब डॉक्यूमेंट 100% कंप्लीट हो जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने से 2 से 3 हफ्ते में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आया, अब ऑफर लेटर के लिए कई बार कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू होता है। जैसे मान लीजिए कुछ कॉलेज में कंपलसरी है कि IELTS नहीं होगा, मीन्स कंपलसरी नहीं बोलेंगे, ऑप्शन है। कुछ कॉलेजेज में ये ऑप्शन होता है कि अगर किसी ने IELTS क्वालिफाई नहीं किया तो, जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब 10 साल का एक्सपीरियंस है और लंबे समय से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है बोलने में, लेकिन एक पार्टिकुलर टेस्ट के रूप में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कॉलेज के लोग स्काइप इंटरव्यूज लेंगे। स्काइप इंटरव्यूज लेने के बाद अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेशन देंगे, इस पार्टिकुलर कैंडिडेट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो गए तो उनको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर मिलने के बाद में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो सबमिट करेंगे, फिर उनका फाइनल ऑफर लेटर आएगा, फीस सबमिट करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से चाहिए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफर लेटर के लिए एक तो लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर लैंग्वेज टेस्ट में कुछ कॉलेज ने अगर परमिट किया तो, अगर वो परमिट करते हैं तो उस केस में स्काइप इंटरव्यू के माध्यम से भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उस केस में कैंडिडेट को, स्टूडेंट को इंग्लिश एक्सीलेंट रखना होगा। मीन्स जब वो बात करें तो सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाएँ। आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग तो पता ही होगा कि जब हम बात करते हैं तो सेम वे में सेंडर से मैसेज गया रिसीवर को पता चलना चाहिए और सेम वे में वो रिप्लाई भी कर सके। ये चीज़ होगी तभी हो पाएगा। नहीं, कुछ लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं और सर मैं इंग्लिश में तो हैंडल कर लूँगा, ऐसा नहीं। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अगर वो एक्सीलेंट है तभी इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। और कुछ चीज़ के लिए थोड़ा गाइडेंस भी काम कर सकता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत कम है तो उसको हम एडिशनल सपोर्ट करके उनको गाइड कर सकते हैं, कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो लोग भी इंग्लिश में अपने आप को एक्सीलेंट बना सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ऑफर लेटर आने के बाद में फिर बाकी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग होते हैं वो सबमिट करने होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट करना होता है। ये करने के बाद में फ़ीस जमा करनी होती है। फ़ीस जमा करने के बाद में वहाँ से सभी और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आते हैं जो वीज़ा के लिए ज़रूरी होते हैं। और जब सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, एक समय डिसाइड करके अपॉइंटमेंट लेके आप इसमें वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्वियसली उसके लिए ट्रेनिंग गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती भी रहेगी। फिलहाल अगर आप स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी भी कंट्री में जिस प्रोसेस के माध्यम से हमने आपको शेयर किया आप जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप MTM स्टडी अब्रॉड के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें सभी वीडियोज़ आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। और जो भी आपको अपडेट्स मिलते हैं, आप हो सकता है आप खुद इंटरेस्टेड हो या हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, क्लासमेट्स में कोई ना कोई इंटरेस्टेड हो, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से सभी पेजेस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।